पेशकश सॉफ्ट कवर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कश्मीरी पंडितों के पलायन की त्रासदी पर लिखी गई उपन्यास घाटी के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है डॉक्टर रश्मि ने। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रश्मि आपका। धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि ने कलम पर अटल बिहारी वाजपेयी पर भी किताबें लिखी हैं और अब उन्होंने कश्मीरी घाटी के ऊपर कश्मीरी पंडितों के पलायन पर ये किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ हुई दरिंदगी को अपनी किताब में बताया है। आज अपने कार्यक्रम से मैं आपकी किताब लॉन्च कर रही हूँ। डॉक्टर रश्मि, चाहूंगी कि आप भी हमारे दर्शकों को स्क्रीन की दूसरी तरफ से वो किताब दिखा दें। ये किताब है जो डॉक्टर रश्मि ने लिखी है, ये एक उपन्यास है। तो मेरा पहला सवाल सीधे डॉक्टर रश्मि सवाल पूछूंगी कि आपको जो ये आइडिया है इस कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर उपन्यास लिखने का, वो कहाँ से आया? सबसे पहले आपके मंच का धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरी किताब घाटी पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ऐसे विषयों पर चर्चा होनी ही चाहिए। आपने मुझसे पूछा नूतन कि ये किताब मैंने इसको लिखने का आइडिया कहाँ से आया, मैंने कहाँ से लिखी। नूतन, जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ती रहती थी और हमारे घर का वातावरण, हमारी परवरिश सब ऐसा था कि हमेशा हमारे पापा कहते थे कि ये नया पढ़ो, अच्छा ये पढ़ो। घर का माहौल भी ऐसा रखा हुआ था कि खाने के समय हम डिस्कशन करते थे। भाई बहनों में भी मैं बड़ी थी तो मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना कि जो छोटे होते हैं उनका लाड़ ज्यादा और जो बड़े होते हैं उन पर जिम्मेदारी ज्यादा तो आई जाती है, और बीच वाले जो है ना वो बहुत आराम से। तो खैर ये मजाक की बातें हैं। अब तो खैर सब बच्चे जिम्मेदार होते हैं और होना भी चाहिए। तो क्योंकि मेरे बहुत सारे यहाँ युवा बच्चे भी सुनेंगे इसे, मैं भी बचपन में अपना हिस्ट्री है और सब चीजें बड़ा पढ़ती थी। तो कई सारी चीजें बचपन से ही मेरे दिमाग में जैसे ना होता है बैठते चले गए कि ऐसा भी हुआ था, अच्छा ऐसा भी हुआ था। फिर जब मैंने कलम उठाई तो होता है ना कि जब मैंने कलम उठाई तो डेफिनेटली जो चीजें मैं पढ़ती रही, सोचती रही, तो मैं उन पर लिखूंगी ना। फिर मेरे अपने भी थॉट्स, विचार उस पे आएंगे। तो मैं एक लेखक के तौर पर अपनी ये जिम्मेदारी समझती हूँ कि जो आप जैसे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी पता चले जो मैंने जाना। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स की कि उनकी गाइडेंस की वजह से मेरे को पढ़ने का एक चाव हुआ, चस्का लगा, और इसके बाद फिर जो मैंने जाना और एक दृष्टि मिली। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पीछे से पढ़कर नॉलेज मिलती है, फिर आगे का सोचने की दृष्टि मिलती है। तो मुझे एक नजर मिली, एक दृष्टि मिली। तो मैं ये अपने बच्चों को भी दूं, मेरे आने वाली पीढ़ी को भी दूं, तुम सब मेरे बच्चे हो। तो मैंने यही चीज अपने घर के माहौल में भी रखी जब मैं एक माँ बनी। इसी तरह से मैं एक लेखिका के नाते ये समझती हूँ कि मेरा ड्यूटी है, मेरा दायित्व है कि मैं ये औरों को भी जो पढ़ा है वो उनके साथ शेयर करूं। और ये अकेली मैं ही नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहाँ से पढ़ा, उन्होंने किया तभी तो मैंने जाना। तो ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। तो मैंने भी ये घाटी इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंसा का बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसे भारत में जो आजाद भारत है, हम सपना देखते थे कि हमारा देश आजाद होगा तो हमारा संविधान होगा, और अब हमारा देश तरक्की की राह में आगे बढ़ेगा। इतना गरीब, उस समय बहुत गरीबी थी देश में, बहुत बीमारियां फैली हुई थी और देश में अन्न नहीं था खाने को। ब्रिटिश हमें ऐसी कंडीशन में आजाद करके चले गए और बदले में क्या दे गए? बंटवारे का एक जख्म, ऐसा जख्म जो आज भी लोगों के दिलों में है। तो ये सब जो विषय हैं ये लिखने के ही विषय हैं, इन पर लिखा जाना चाहिए, बहुत लिखा जाना चाहिए, हर विधा में इस पर काम होना चाहिए। मैंने उपन्यास विधा उठाई और इस पर ये घाटी उपन्यास लिखा। तो जब भी हम राइटर लिखते हैं तो एक विषय के बाद दूसरा विषय, वो पहले विषय की बात अपने आप ही दिमाग में पनप जाता है। तो हमारे साथ तो विषय ये लगे ही रहते हैं। घाटी ऐसे आ गया बस। कश्मीरी पंडितों के साथ जितनी भी त्रासदी हुई उसके ऊपर आप बताइए जरा। आपने 2 साल मेरे ख्याल से कश्मीर में बिताए हैं, उसको लेकर अपने अनुभव थोड़े साझा करिए जो आपने। जी हाँ, दरअसल यही है कि दूसरे का दर्द मैं तो सिर्फ सुनने वाली थी। एक होता है
जैसे हम कहते हैं ना कि जिसने दर्द सहा है वो पीड़ा तो वही समझ सकता है। हम खाली उसकी पीड़ा को बस सुन भर सकते हैं। और अगर हम संवेदनशील हैं तो उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द तक हम नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसको लिखने के लिए मुझे उनका दर्द जानना था, मुझे उनसे मिलना लाज़मी था, उसके बिना मैं कैसे लिखती? तो मैंने जब उनसे बातचीत करती थी, वो मुझे पहली बात तो मैं सच बताऊँ, इतना अपने दर्द को ना कोई कुरेदना नहीं चाहता। कोई अब पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहता। हमारे साथ भी तो होता है ना कि हम अपने दर्द की चीज़ों को कहाँ याद करना चाहते हैं। हम कहते हैं छोड़ो ना, अक्सर हम ऐसे होता है बातचीत में, कोई हमें अगर घटना याद दिलाता है, हम कहते हैं छोड़िए ना उस बात को। लेकिन कोई बहुत अपना एक बार कंधे पे हाथ रख देता है, कहता है बताओ ना, जानना चाहते हैं हम, या हम ऐसा कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं इस पर। फिर लोग जब रोकर बताते हैं नूतन, तो वो फिर दिल दिमाग को झकझोरता है। तो मुझे ऐसी-ऐसी कहानियाँ लोगों ने बताई, ऐसी-ऐसी घटनाएँ लोगों ने बताई कि मैं भी रोती थी, फिर हमारे आँसू एक हो जाते थे। जैसे वो कहते हैं ना कि हम किसी ने बोला मेरा जूता मुझे काट रहा है, हम कहते हैं अच्छा ये लगा लो, वो लगा लो, लेकिन जब उसके जूते में हम पैर डालते हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा ये ऐसे काट रहा है, तो वो काटने का फिर दर्द हमें समझ में आता है। फिर मैं सुन के सच में मैं बहुत भावुक हूँ बाय नेचर, तो मैं स्वभाव से ऐसी ही हूँ, क्या कर सकती हूँ? तो वो रोते थे, मैं सुन-सुन कर उनसे ज़्यादा रोने लगती थी। मैम आपने अपनी इस किताब में 84 के दंगों का भी ज़िक्र किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 84 के दंगे और कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उसे आप दोनों को कैसे देखती हैं एक साथ? हाँ, देखिए क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, हिंसा। दंगे, जैसे आपने कहा ना, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। और ये बड़ी विडंबना है कि हम इंसान इस संसार में सिर्फ़ एक भाव के लिए बने हैं, प्रेम, आनंद। इसी से हमें मतलब है, प्रेम और आनंद, जीवन है ही इसी के लिए। आप देखिए ना, आप सबसे खुश कब होती हैं? जब आप प्रेम में होती हैं। सबसे खुश कब होती हैं? आनंद में होती हैं, सुकून में होती हैं। क्या आप टेंशन में खुश होती हैं? क्या आप भाग-दौड़ में खुश होती हैं? रोते वक़्त क्या आप बहुत खुश होती हैं? जिसके लिए उस दुनिया में है वो प्रेम है, हिंसा नहीं है। तो वो उसका एक नेचुरल गुण, लेकिन हमने क्या किया? हमने बस और चाहिए, ये भी चाहिए। मैं कह रही हूँ सब नहीं है ऐसे, लेकिन ये जो बड़े देश हैं, इनकी जो विस्तारवादी नीति है, फिर इसकी वजह से वो छोटे देशों को जिस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे मैं किसी भी का नाम नहीं ले रही, लेकिन हमारे पड़ोस में जो देश हैं, थोड़ी-थोड़ी ज़मीन हम किसी को भी थोड़ा-सा भी उसकी सीमा में जाएँगे, तो हम अतिक्रमण कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। तो जब हमें खुद के साथ पसंद नहीं है, हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। तो ये सब जो हिंसा यहीं से शुरू होती है, दूसरे पे प्रभुत्व जमाना, अपने-अपने सीमा में रहें, प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, एक-दूसरे से मिले-जुले। मानव अतिक्रमण, मारी मारते। हम जंगल में जाते हैं, तो हम उनके शिकार होते हैं। आप समझ रहे हैं? एक है जो शेर को भी नहीं छोड़ता, तो मानव तो चींटी मैम से लेके शेर तक किसी को नहीं छोड़ता। मैं मैं चाह रही थी कि आप बताएँ 84 के दंगों में जिस तरह की हिंसा आपने वर्णन किया, जो हाँ, आपकी किताब का नायक है, जी, उसके साथ उसने 84 के दंगों का अनुभव किया और जो हाँ। केसर आपकी जो नायिका है, जो मुख्य किरदार है, उसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन वाले जो दंगे हुए, उनका अनुभव किया। तो आप जब ये लिख रही थी, तो आपके ज़हन में क्या आया इन दोनों दंगों को एक ही किताब में एक साथ डालने का? क्या आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे उस समय? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप हाँ, दर्शकों को जी। तो ये जो मैंने देखा कि ये हिंसा जो है, ये मानवता के लिए हमेशा से एक कलंक की तरह रही। तो मुझे वो मिलता है कि 84 और 90 में बहुत दूरी नहीं है। तो उपन्यास में कहानी होती है दरअसल। तो नायक-नायिका लेते हैं, उनकी घटनाक्रम लेकर के कि चलो ये जो मेरा नायक है, वो सिख है, उसने 84 की हिंसा सही है। और जो नायिका है, वो कश्मीरी पंडित है। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर जब कश्मीर जाती है, घाटी पहुँचती है और वहाँ अ, बस कुछ समय के लिए गई है, लेकिन वो कुछ समय इतना विभत्स होता है और वो जो हिंसा वहाँ से सहती है, वो डर उसके मन में बैठ जाता है। दोनों का विवाह होता है, दोनों शादी कर लेते हैं, लव मैरिज है। लेकिन उसके बाद भी वो जो दर्द है, वो जो हिंसा है, जो वो सब उसने सहा है, वो दृश्य अभी भी वो सब आवाज़ें उसके कान में हैं। वो जाना नहीं चाहती। वो दोबारा वहाँ कश्मीर में नहीं जाना चाहती। वो डर बैठ गया है। उसके पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं, माता-पिता उससे मिलने आते हैं।
सब आते हैं, बहुत प्रेमपूर्ण माहौल है। लेकिन जब भी उसके बच्चे या उसका पति कहता है कि कश्मीर चलें, तो वो कश्मीर कभी नहीं जाना चाहती है। तो ये केसर का एक दर्द है, और ये दर्द वाक़ई में आज भी है। कई लोग आज भी हैं, जो यहीं दिल्ली में ही रह रहे हैं, आस-पास ही हैं। वो भारत के अलग-अलग हिस्सों में हैं, विदेशों में हैं, कई जगह हैं। वो इतने साल हो गए हैं, 30 साल से ऊपर हो गए, वो अपने घर नहीं लौटे हैं। उन्होंने अपनी घाटी नहीं देखी है। मैम, जैसा कि आपने बोला केसर और जो आपके जो सिख किरदार हैं उपन्यास में जो नायक-नायिका हैं, उनके बीच जो प्रेम की जो केमिस्ट्री आपने दिखाई है, वो भी काफ़ी रोचक है। वो जब नायिका अपने कश्मीर में चली जाती है, वो किस तरीके से एक प्रेम के अगर दृष्टिकोण से मैं देखूँ, वो भी एक नया दृष्टिकोण आपने इस दर्द भरी कहानी में एक प्रेम का एंगल डालने की कोशिश की है। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने इसको पिरोया है अपनी किताब में? हाँ, देखिए हमारे जीवन में भी तो सुख, दुःख, हँसी, रोग सब एक साथ लगे रहते हैं ना। तो उपन्यास जब हम कोई ऐसे कोई वृहद चीज़ लिखते हैं, तो उसमें हम और रसों को भी डालते हैं। क्योंकि सिर्फ़ अगर हम हिंसा ही डालेंगे, तो इतना दुश्वार हो जाएगा कि पढ़ा नहीं जाएगा। तो एक संतुलन बनाते हैं, बीच में उसमें प्रेम भी होना चाहिए, तो थोड़ी ममता भी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप इस उपन्यास में देखा है आपने कि वही केसर एक ऐसी युवा लड़की है जिसने हिंसा भी देखी अपनी आँखों से, वहाँ से बचकर भागी। वही केसर शादी के बाद एक अच्छी माँ है, तो उसकी ममता भी आप देख रहे हैं, कैसे अपनी बेटी को तैयार कर रही है, उसके फंक्शन के लिए। वही लेकिन कश्मीर दिल में है, तो उसको कश्मीरी ड्रेस पहना रही है। वही केसर जो है एक अच्छी पत्नी है, जो सारे दर्द को भूल कर सब अपने परिवार के साथ रम जाना चाहती है। वही केसर, तो ये सच्चाई है हमारे जीवन की। वाक़ई में हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। सुख भी है, दुःख भी है, कष्ट भी है, सब है। उसको सहते हुए आगे बढ़ते हैं ना हम। तो ये उपन्यास भी ऐसा ही है कि वो चूँकि ये केसर का जीवन दिखा रहा है, तो केसर के जीवन के सारे पहलुओं को दिखा रहा है। उसकी खुशी भी दिखा रहा है, उसका प्रेम भी दिखा रहा है, उसका दर्द भी दिखा रहा है। जी मैम। आपने मैम अपनी इस किताब में एक जगह कहीं कश्मीरी जो पारंपरिक चीज़ें होती हैं, वो नवरेह मनाना हो, जो नया साल कश्मीरियों का होता है, उसको लेकर भी काफ़ी विस्तार से आपने लिखा है कि किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या-क्या पारंपरिक क्रियाएँ होती हैं। और वहीं आपने सिख समुदाय में जो इस तरह की पारंपरिक चीज़ें होती हैं, उसको भी आपने विस्तार से एकदम पूरा डिटेल में पेजेज़ में आपने लिखा है, एक-एक चीज़ आपने बताई है। तो आपने जिस तरीके से क्या आपने कश्मीर में इस तरह के अनुभव किए या आप नया साल आपने मनाया वहाँ पर, इसके बारे में कुछ बताइए? हाँ, हाँ, जी। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कैसे वो मनाते हैं हेरत। आपने नवरेह का ज़िक्र किया, ये वो नया साल मनाते हैं। इनका नया पांचांग आता है घर में, उसकी पूजा होती है और थाल बनती है पूरी। और उस थाल में पैसे, चावल, ड्राई फ्रूट सब रखे जाते हैं। और ऐसे ही जो हेरत है, इसमें हेरत, हरि की रात, उससे ये शब्द मैंने समझा कि इसका नाम हेरत क्यों है? हेरत, हरि की रात। हरि कौन? शिव। तो शिव जी के लिए ये हेरत मनाते हैं। उसमें मैंने ये अपनी आँखों से देखा, मैं शामिल हुई उसमें और मैं बड़ा अच्छा लगा कि ये बर्तनों को बाराती बनाते हैं और उन बर्तनों में जैसे एक लोटा है, कलश है, उसमें जल भरते हैं। जल में अखरोट डालते हैं। वो अखरोट सारे डूबे रहते हैं, बाद में प्रसाद की तरह खाए जाते हैं। वो सारे अखरोट क्या है? बाराती हैं। उनको माला से पहनाया जाता है और रात भर पूजा होती है। ऐसे ही नवरेह में सुबह-सुबह घर का जो मुखिया होता है आता है टुक, टुक, टुक कौन छू? अब तो ये मतलब ईश्वर आए हैं अपनी भाषा में जैसे मैं बोलती हूँ टुक, टुक मतलब ठक, ठक कौन है? कौन छू? कि ईश्वर आए हैं। ईश्वर क्या लाए हैं? धन लाए हैं, सुख लाए तो एक ऐसी संस्कृति हमारे देश की, जहाँ कश्मीर जैसे कि मतलब हम सब जानते हैं कि कश्मीर हमारी अपनी सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। एक ऐसी धरती जहाँ ये सब पर्व मनाए जा रहे हैं, वहाँ इतनी हिंसा। तो ये मैंने डिटेल में इसलिए डाला कि ये वही समूह है। ये वही समूह है जो इतना जीवंत, इतना खुलकर अपनी संस्कृति मनाता है, उसके संग इतनी हिंसा, जो हिंसा से दूर रहना चाहता है, जो भक्ति और प्रेम में लीन है। ये वही सिख समुदाय है, जो
पग पहनते हैं, अमृत चखते हैं, अपने गुरु की हर आज्ञा को मानते हैं। उनके लिए गुरुद्वारे जाके सेवा करना बहुत बड़ी बात है। और इस उपन्यास में भी आप पढ़िए, यही संस्कृति। ऐसा नहीं है कि वो कश्मीरी पंडित है और वो सिख है, तो बच्चों को क्या संस्कृति सिखा रहे हैं? बच्चों को दोनों संस्कृति सिखा रहे हैं। तो एक तरह से मैं एक संदेश भी दे रही हूँ कि अगर ऐसे परिवार हैं तो एक दूसरे में टूट करने की बजाय, झगड़ने की बजाय, दोनों को आत्मसात करके, है तो अपने देश की संस्कृति ना, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की विधि लें या सिखों की विधि लें, है तो वो ईश्वर तक पहुंचने वाली संस्कृति, ये बच्चों को सिखाई जाए। तो यही मैंने इस परिवार में दिखाने का प्रयास किया। जी। मैम, आपने अपनी किताब में अनुच्छेद 370 का जिक्र कई दफा किया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अनुच्छेद 370 के हटने से कश्मीरी पंडितों को किस तरह से फायदा होगा? जी देखिए अनुदन, ऐसा है कि 370 हटना तो बहुत जरूरी था। इसी को लेकर तो इतने सारे हमारे कश्मीरी पंडितों ने इतना प्रयास करते रहे। आखिरकार वो 370 हटा, जिसको सब समझते थे कि ये असंभव है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। भाई, हमारे ही देश का एक हिस्सा हमसे अलग थलग क्यों है, जबकि वो हमारे ही देश का हिस्सा है? क्या हम अपने शरीर के किसी हिस्से को अनदेखा करते हैं क्योंकि वो हमारा है? वो हम साथ उसके रहते हैं, वो हर चीज में साथ है, तो हमारे ही देश का एक हिस्सा हमसे अलग क्यों है? 370 हटा, ये बहुत अच्छी बात, और ये होना चाहिए था। अब क्या होगा कि ये पूरा देश है, लेकिन जैसे आप अभी कह रही हैं, मुझसे पूछ रही हैं कि क्या अब इसके बाद स्थितियां सुधरेंगी? बिल्कुल सुधरेंगी, धीरे-धीरे सुधरनी शुरू हुई हैं। ये सुधरने की ही शुरुआत है जो आवाज उठ रही है, वरना क्या आवाज उठ रही थी? नहीं उठती थी, सब शांत थे। ये सुधार की ही शुरुआत है कि पहले कुछ कश्मीरी लोग। पंडितों को इससे किस तरीके से बिल्कुल होगा, धीरे-धीरे वो अब वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। पहले वो बोलते नहीं थे, अब वो बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो उनको वहां बसाना चाहिए। अब ये सरकार की ड्यूटी बनती है। मैं इसे मानती हूँ कि ये जो है, कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये तो हैवानियत वर्सेस इंसानियत है। वहां पर इंसानियत के साथ जो इतना अत्याचार किया गया, अब उस सबको ठीक करना चाहिए। अब ये सरकार की ड्यूटी बनती है, और अच्छी बात है कि सरकार इसे कर रही है, कम से कम करना चाह रही है और आगे इसके लिए बढ़ रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि स्थितियां एकदम ठीक हो जाएंगी, अरे तो रातों रात तो चीजें नहीं बदलती ना। रातों रात ना कुछ खराब हुआ ना बदलता है, तो बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। भय है, धीरे धीरे उससे खत्म होगा। लेकिन सबसे पहले तो वहां जो आतंकवाद है उसे काबू में करना चाहिए, उसके बाद तो वहां बसाएंगे ना। अभी भी जो कश्मीरी पंडित हैं, उनसे अगर बात करें तो वो डरते हैं, अभी भी वहां जाने में सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे अपने आप को। तो पहले उनके अंदर का डर हटे, चीजें स्टेप बाय स्टेप करी जाती हैं, तो पहले उनका डर हटे, फिर उसके बाद वहां उनके लिए माहौल बने, वो वहां जाने में सुरक्षित महसूस करें, वहां उनके लिए नौकरियां हो, उनके बच्चों के लिए कुछ भविष्य हो, शिक्षा का स्तर हो, सब हो, तो अपने आप ही जाना शुरू करेंगे। देश का एक हिस्सा इतना अलग क्यों रह जाएगा, वो भी साथ में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल होगा, और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि ऐसा होगा। आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित जो इतने सालों पहले जो त्रासदी हुई, इसमें भारत अपने कश्मीर छोड़कर चले गए थे, वो वापस कश्मीर जाएंगे भविष्य में? आपको लगता है ऐसा? हाँ, 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 कुछ समय पहले तक डरते थे, लेकिन अब वो भी आशान्वित हैं। उन्हें नहीं लगता था कि ये धारा कभी हटेगी, लेकिन हटी। तो जब कोई एक चीज होनी शुरू होती है तो आशा भी जगनी शुरू होती है। अब उनकी भी आशा जग रही है, वो अपने पूर्वजों की जमीन देखना चाहते हैं। हालांकि जिन्होंने देखा है वो दुखी भी हैं, वो बताते भी हैं कि वहां कुछ बचा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत की जा सकती है। तो ये एक पहल है, ये बहुत बड़ी पहल है, और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि ये होगा। वे जाएंगे, जरूर जाएंगे, वो बसेंगे। हाँ, समय लगेगा, हर चीज के लिए समय लगता है और देना चाहिए वो। मैम, आपकी किताब की बात करूं, जो मुख्य किरदार आपका केसर का किरदार है या वो उनके पति का किरदार है, ज्यादातर किरदार आपकी किताब में सब आदर्शवादी किताब है। एक आदर्शवादी सास है जो अपनी बहू को बेटी मानती है, आदर्शवादी बेटी है जो अपनी माँ की इतनी मदद करती है, उसके दर्द को समझती है, और जो केसर का किरदार तो खुद ही आदर्शवादी है ही है। इसमें कोई नकारात्मक किरदार मुझे देखने को नहीं मिला, जैसा कि जो जिन लोगों ने जुल्म ढाए कश्मीरी पंडितों पर, उनको करीब से हमने इस किताब में, मैं उनको करीब से नहीं देख पाई कि उनकी मनोदशा क्या रही होगी। उसकी मुझे थोड़ी इसमें लगा कि शायद वो भी होते तो शायद हमें एक अलग पहलू भी देखने को मिलता। अ, देखिए बेटे, इसमें आदर्शवादी किरदार है और
नेगेटिव किरदार भी हैं। दरअसल होता क्या है कि जैसा हमारा नजरिया होता है ना, हम वैसी चीजें देखते हैं और पिक करते हैं। आपका नजरिया बहुत पॉजिटिव है, मैं इतनी बातचीत में समझ गई हूँ। आपने आदर्शवादी किरदारों पर ही फोकस किया, वो आपको इम्प्रेस कर गए। जो नेगेटिव किरदार थे वो हैं, क्यों नहीं है? ये अत्याचार किसने किया? क्या वो, अगर अंबर उसका भाई है तो अंबर, केसर क्यों नहीं बिगड़ी? अंबर ही क्यों बिगड़ा? अंबर का जो आगे जाके किरदार बनता है वो तो नकारात्मक ही है ना। यही कारण अंबर था कि केसर को पिस्तौल उठानी पड़ी। इसके बाद वही केसर अपने जिस पड़ोसी को राखी बांध रही है, क्या वही पड़ोसी उसके साथ इतना मतलब हद, नीचता की हद पर है, तो क्या वो नकारात्मक किरदार नहीं है? नकारात्मक है। बिल्कुल। जी, इस तरह के किरदार तो बिल्कुल नकारात्मक हैं और जो भीड़, जिस भीड़ का आपने ज़िक्र किया, जो घरों को जला रही थी, लोगों को जला रही थी, ये बिल्कुल नकारात्मक है। हालाँकि मैं जो एकदम बड़े किरदार, जो एकदम जिनकी कहानी है, जिनसे आपने बुना है अपनी किताब को, हालाँकि अंबर का किरदार जो है वो आखिर में जाके नकारात्मक निकल कर आता है और अपने ही भाई को, केसर को गोली मारनी पड़ती है। अंबर से मुझे याद आया, केसर का जो भाई अंबर है, उसको हमने अक्सर देखा है कश्मीर में जो बच्चे होते हैं, वो आतंकवाद से जुड़ जाते हैं। कश्मीरी पंडितों के बच्चों का आतंकवाद में शामिल होना, इस ये एक नया पहलू जो मैंने आपकी किताब के ज़रिए जाना, या इसकी आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। देखिए बेटा, पूरे हर समाज में, चाहे हम कश्मीर की बात करें या यहाँ की बात करें, जो ये जो अपराधी एक प्रवृत्ति होती है, अ, जब इसको साथ मिल जाता है और वो पूरा माहौल मिल जाता है तो ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो थोड़ी शरारत तो बच्चे हर करते हैं। बचपन में सबको एक खुराफात सूझती है, शरारतें भी सूझती हैं, उन्हें लगता है ये कर दे, वो कर दे। लेकिन होता क्या है कि परिवार का वातावरण, परवरिश या दोस्तों का साथ उसे उस और पनपने नहीं देता। पनपता क्या है? प्रेम। लेकिन जब वहाँ माहौल मिल जाता है, ये जो सीमा पार से जो दहशतगर्द आते हैं, ये हमारे वहाँ के ऐसे बच्चे जो किसी भी बात से थोड़े भी हिंसक प्रवृत्ति के हैं, उन्हें अपने साथ बहकाते हैं और इसके बाद उनसे अत्याचार कराते हैं। जैसे कि हम काफ़ी सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ पे सारे मुसलमान अत्याचारी नहीं थे, कि भाई कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ, मुसलमानों पे भी तो हुआ है। मुसलमानों ने भी सहा है, इस दंगे के शिकार बहुत सिख भी हुए हैं कश्मीर में, बिल्कुल हुए हैं, सही बात है। क्योंकि बेसिकली मैंने कैसे कहा कि ये जो दंगा था कश्मीर का, वो कोई किसी जाति धर्म नहीं, ये तो इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला था। आपने इंसानियत इस यहाँ पे हिंसा किताब की में शिकार हुई है। जी, आपने इस किताब में आपने ज़िक्र भी किया है, जो मीर बिल्कुल। मीर जी का जो किरदार है, वो हाँ, अपने दोस्तों का घर हमेशा बचाए रखता है कि जब आप हाँ, आएँगे, तो हाँ, मैं आपके इंतज़ार में इसकी रखवाली कर रहा हूँ। हाँ। उनका भी और ये आपने जो मानसिकता है ना जिन बच्चों की, उन्हें बचाना है दरअसल। आतंकवाद तभी थमेगा जब हम अपने युवाओं को कोई एक दिशा देंगे। उनके पास रोज़गार हो, उनके पास शिक्षा हो, उनके पास एक दिशा हो, तो अपने आप ही ये आतंकवाद भी धीरे-धीरे खत्म होगा और सीमा पे उस हद तक सुरक्षा हो, जो कि अब है। तो वो इस बार नहीं आ पाएँगे, वो पनप ही नहीं पाएँगे और फिर धीरे-धीरे लगाम पड़ लगेगी इस पर। तो इसके लिए सबको काम करना होगा मिलकर, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सबकी ज़िम्मेदारी है। अगर वहाँ जब हिंसा हो रही थी कश्मीर में, अगर हर मुस्लिम परिवार आगे आ जाता, कोई भी अगर इसमें मिलता नहीं मिलिटेंट्स के साथ, तो ये नारेबाज़ी होती क्या? जो 3-4 दिन ऐसे नारेबाज़ी हो रही है, उसके बाद वो जो चिपकाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान सारे हिंदू पंडित चले जाओ, अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, क्या हिम्मत आती है उनकी करने की? ये जो लिख रहे थे, ये सब कौन थे? उन्हीं परिवारों के वो भटके हुए बच्चे थे। तो ये भटके क्यों हैं? क्योंकि राह नहीं है ना, राह है तो क्यों भटकेंगे फिर? तो राह की ज़रूरत है। मैम, जैसे कि आपने इन घटनाओं का ज़िक्र किया कि ऐसे नारे लगाए जा रहे थे कि महिलाओं को छोड़ दिया जाए। तो क्या आपको कुछ लोगों ने इस तरह की घटनाएँ बताई, तब आप उनसे प्रेरित होगा आपने ये सब लिखा? आपने किन आधार पर ये सारी चीज़ें लिखी? ज़रा बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मैंने इसे मेरे बहुत ये अंदर तक झकझोर गया मुझे कि समाज में ऐसे दरिंदे आज भी हैं। हम ये कैसे दरिंदे हैं जो कहते हैं कि अपनी महिलाओं को छोड़कर चले जाओ। हम यहाँ पे पर जो नया कश्मीर बसाएँगे, वो आपकी महिलाओं के साथ बसाएँगे, आपकी पुरुषों के बगैर। आप लोग चले जाओ, अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ। बच्चों को वहाँ चीरा गया। वहाँ जिन औरतों ने विद्रोह किया, सभी ने किया, तो उनको चीरा गया आरी से।
ये जो घटनाएं हैं ये सच में हुई हैं। टीकालाल टपलू को जैसे मारा गया, वहां जो इतने बड़े वकील थे, ये वो वकील थे जो वहां जो लोकल लोगों की कितनी मदद करते थे। उनके लिए कोई वहां पंडित या मुसलमान नहीं, वो वकील होने के नाते जो टेम्पो वाले हैं, रिक्शे वाले, इनके केस फ्री में लड़ते थे इतने, और सबके पसंदीदा थे, सबके प्रिय थे, सम्मानित थे, लोग उनका आदर करते थे। जो वहां पे उनको जैसे मारा गया, तो ये क्या इंसानियत के ऊपर कितना बड़ा आघात है। ये सब चीजें बहुत दिल को छूती हैं। उनकी ये जो सरला नरसिंह गैंग रेप हुआ उनका, जिस तरह से किया गया, इतना बड़ा अत्याचार, तो ये क्या सब सुन के छोड़ने वाली चीजें नहीं है। ये चीजें होना भविष्य में ना हो, इसके लिए हमें अपनी पीढ़ी को तैयार करना है, उन्हें बताना है। जी मैम, आपने अपनी जो किताब है उसको, उसमें पीड़ा को चित्रित करते हुए कई घटनाओं का उल्लेख किया है। वो स्कूल में आतंकवादियों को घुसाना हो, घुसकर हिंसा करना हो, या घरों में लोगों को पीटना हो, ये सारी घटनाएं आपने, मैं आपके अनुभव जानना चाह रही हूँ कि किसी, आप वहाँ कश्मीर में रही तो किसी ने आपसे साझा किए हो, तब आपको लगा हो कि इसे तो मैं अपनी किताब में, मुझे जरूर जगह देनी चाहिए, ऐसा कुछ आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। वहां पर मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने पर्व वहां अपनी आंखों से देखे, तो ये पर्व की घटनाएं हैं, इसे मैंने अपनी किताब में साझा किया है। और अम, कुछ लोगों से आपने बात की हो और उन्होंने अपने दर्द बताया हो कि हमें दफे ऐसा हुआ, स्कूल में ऐसी घटनाएं, हालांकि हमने पढ़ने को तो मिलती है, लेकिन निजी तौर पर अगर आपसे किसी ने साझा की हो तो मैं वो जानना हाँ, जैसे अब तो वो बच्चे बड़े हैं, वो बच्चे बताते हैं कि हम छोटे छोटे थे स्कूल में, हम स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, और अचानक से हमें नारे सुनाई पड़ते थे। हम घर जाके पूछते थे अपने पेरेंट्स से कि ये क्या हमारा देश नहीं है, ये हमें निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये हमारा देश नहीं है। हम समझ ही नहीं पाते थे कि हमारे कश्मीर में ये समस्या है क्या, ये हमें क्यों जाने के लिए कहते हैं, और ये जो कहते हैं जाने के लिए कौन है। हमारे बड़े हमसे ये कहते हैं कि खेलने जाना, और वहां लड़ना नहीं। वहां जब खेलने जाओ तो ठीक है, तुम झुक जाया करो, हमें वो सिखाते थे कि झुक जाया करो, ठीक है, लड़ा मत करो, तुम बस ठीक से घर आ जाया करो। तो ये हमें, जबकि हम सही होते थे। तो आप खुद सोचिए, बच्चे तो लड़ते ही हैं आपस में, छोटी छोटी चीजों में लड़ने लगते हैं कि नहीं मेरा, नहीं मेरा, कि नहीं नहीं सब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो माँ बाप अपने बच्चों को, कश्मीरी जो ये पंडित हैं, इनके परिवार के बच्चे सिखाते थे। तो ये चीजें लगता है कि बताइए, बचपन से ही उनको ये सब सिखाया जा रहा है कि आप सही है। और यही कारण है कि देखिए, बच्चे कह देते हैं कि अपने गुनाह को जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये हमने सहा इसलिए हम ऐसे हो गए। तो कश्मीरी पंडितों ने तो इतना कुछ सहा, वहां से तो कोई ऐसी आवाज नहीं उठी, वहां तो किसी ने बंदूक नहीं उठाई, वहां तो सब सह के भी निकल गए वहां से। फिर कहते हैं हम कि वो भागे वहां से, उन्होंने, अरे भागे कहाँ, जब किसी की जान पर बनती है, जब किसी की इज्जत पर बनती है, तो वो भागेगा ही ना, अपनी जान बचाएगा, अपनी इज्जत बचाएगा। जैसे कि मैंने इसमें उपन्यास में जिक्र किया है कि वो महिला जब जा रही है ड्रम में छुपने के लिए, तो उसको अपनी इज्जत इतनी प्रिय है कि मैं एक किसी भी औरत के लिए अपनी इज्जत बहुत उसकी जान से बढ़कर होती है। वो उस ब्लेड को साथ ले जाती है कि अगर मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जब ये आएंगे मेरे घर में, तो ये जो दहशतगर्द हैं मेरे पति को मारेंगे, मेरे बच्चे को मारेंगे, लेकिन मुझे नहीं मारेंगे। मेरे साथ जो वो करेंगे वो मारने से भी बदतर होगा। तो वो अपने साथ एक ब्लेड ले जाती है। ये जब उस महिला से सुना, एक महिला ने मुझे बताया, मैं हैरान हो गई। कहा गया कि फिनाइल, माँ ने समझाया कि बेटा तुम छुप जाओ, ये फिनाइल के पैकेट रख लो, ये फिनाइल की गोलियां हैं, खा लेना इसे। सोचिए ये सच्चाई है। एक माँ अपनी बच्ची को कह रही है कि फिनाइल की गोलियां बेटा खा लेना अगर कितना कुछ हो जाए। कष्टदायी होगा एक माँ के लिए ही अपनी बच्ची से ऐसा कहना। जी, ये सब हुआ है वहां, हमें कहानियां लगती हैं पर ये हुआ है। मैम, आपने अपनी किताब में सिर्फ कश्मीर की ही नहीं, बल्कि देश देश की, पाकिस्तान की और आतंकवाद की समस्या के बारे में भी बताया है। पूरे विस्तार से आपने एक एक चीज को समझाया है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर लिखी गई इस किताब में इन सब के बारे में बात करना आपको कितना जरूरी लगा? मतलब क्यों इतना जरूरी? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो जड़ है। अतिवाद, आतंकवाद यही है। इसी ने कश्मीर को एक सुंदर कश्मीरी घाटी
वो कश्मीर घाटी जहाँ पर कितनी आपने फिल्में देखी हैं अच्छी-अच्छी जिसमें कश्मीर घाटी दिखाई जाती है, हमारा स्वर्ग है। उस स्वर्ग में जो एक आग लगा दी, वो जो केसर की घाटी, जिसमें केसर के फूल खिलने चाहिए, जिसमें आग लगाई, वो आतंकवाद ही है। तो इसका ज़िक्र तो होना ही चाहिए, उसी से ही शुरुआत है ये। और वो खत्म होगा तो वहाँ शांति होगी, दहशत खत्म होगी तो शांति और प्रेम अपने आप ही पनपेगा ही पनपेगा, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि प्रेम ही इंसान का मूल भाव है। दहशत और हिंसा तो वो बाद में अति करने के लिए वो अपने ऊपर डालता है। तो इसका अंत होना ही चाहिए, आतंक का अंत होना चाहिए, हिंसा का अंत होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ जो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसको लेकर भी आपने विस्तार से समझाया है, जैसे आपके केसर के जो सास ससुर हैं वो किस तरह अपने पोते पोतियों को बताते हैं कि कितना दर्द था उस समय पे, 84 के दंगों पे, ये सब मतलब एकदम क्रम से आपने सारी घटनाएं बताई हैं। और मूल में जो है वो है कश्मीरी पंडितों का दुख, और आखिर में आतंकवाद पर आकर जो है कहानी खत्म हो जाती है जब केसर अपने भाई को अपने ही हाथों से, जब आपने ये सीन जब लिखा होगा, सोचा होगा कि क्यों आपने ये एंड में कहा कि उसको अपनी बहन के हाथों से क्यों मरवाना ज़रूरी लगा? वो जो राघव जो फौजी थे, उनके हाथों से भी उसे मरवाया जा सकता था, लेकिन अपने बहन के हाथों से ही क्यों आपको लगा कि इसे मरवाया जाना चाहिए? हाँ, देखिए जैसे आपने कहा ना कि मैंने ये सब चीज़ें सिलसिले से लिखी, क्यों लिखी? मेरा हमेशा से उद्देश्य है कि मैं कुछ भी लिखूँ तो वो ऐसा लिखूँ जो सिर्फ़ मनोरंजन के लिए नहीं हो, बल्कि एक दिशा भी दे, एक दृष्टि भी दे, लोगों में एक समझ भी पैदा करे। हमारे बच्चों में ये जानकारियाँ भी डालें और आगे के लिए एक सचेत रहने का, सतर्क रहने का और आपस में प्रेम से रहने का भाव भी पैदा करें। तो ये सब चीज़ें इसमें सिलसिले से डाली। जो दादाजी हैं वो अपने पोते को समझा रहे हैं, माँ अपनी तरह से बच्चे को दे रही है। ये मैं अपनी तरह से एक लेखक के तौर पे इस उपन्यास को एक समाज को दे रही हूँ, अपने बच्चों को दे रही हूँ, तो वो जानेंगे। उन्हें भी पता इस किताब के ज़रिए ही सही, उनको पता चलेगा कि ये सब समाज में हुआ है। अब जैसे आपने अगला क्वेश्चन मुझसे किया कि ये कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये समाज में होना ही चाहिए। ये सबको लिखना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि इसमें मेरी ही किताब नहीं और भी किताबें आनी चाहिए। हर तरह से इस पर काम होना चाहिए, नाटक आने चाहिए, फ़िल्में आनी चाहिए। बच्चे इसमें एक्ट करें और बच्चे इसमें नुक्कड़ खेलें, तो इस तरह से चीज़ें लोगों को पता होती हैं, जागरूकता फैलती है समाज में और आगे के लिए सावधानी बरतते हैं वो। जी। फ़िल्म का ज़िक्र आपने किया मैम, आखिरी सवाल फ़िल्म से ही जुड़ा है मेरा। कश्मीर को लेकर हाल ही में एक फ़िल्म आई, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आपने भी, मैं सोचती हूँ कि आपने भी इसके बारे में पढ़ा होगा या पिक्चर देखी होगी। जब आपने देखा, क्योंकि आपने इस विषय पर एक किताब भी लिखी है, तो आप कितना अपने आप को जोड़कर देख पाए उस फ़िल्म से, और आपके क्या विचार हैं उस फ़िल्म को देखकर? हाँ, मैंने वो फ़िल्म देखी और निस्संदेह मुझे वो फ़िल्म बहुत अच्छी लगी और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये समाज में विविध तरीके से फैलना चाहिए। तो वही ये फ़िल्म के द्वारा दिखाएँ, किताबों के द्वारा समाज में फैलाएँ, ये विविध तरीकों से समाज में हमारे बच्चों को ये जागरूकता पहुँचनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए। ये स्वर दबाने वाले नहीं हैं, ये लोगों तक पहुँचे। तो मुझे वो फ़िल्म बहुत अच्छी लगी और वो सबको देखनी चाहिए। हमने भी अपने सोशल नेटवर्क उसमें डाला, सब जगह इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक में कि जाइए आप लोग वो फ़िल्म देखिए। मैं खुद लिखा कि अपने बच्चों को भी बल्कि वो फ़िल्म दिखाइए, क्योंकि वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो निस्संदेह अच्छी फ़िल्म है और ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए और सिर्फ़ कश्मीर के पंडितों पे जो अत्याचार हुआ, उस पे ही क्यों? मैं तो कह रही हूँ कि ये जो 84 पे हुआ, इस पर भी फ़िल्म बननी चाहिए। ये जो इमरजेंसी के समय जो इतना सहा सबने, उस पर बननी चाहिए। इसके पहले वो कश्मीर फाइल वाले ताशकंद फाइल बना चुके हैं, वो भी एक मुद्दा है, आना चाहिए लोगों के सामने। ये लोग सब देखें और समझें और फिर इसके बाद सिर्फ़ इसको जागरूक हों। सारी बात ये है कि जागरूक हों और दरअसल कैसे रहना है, इंसानियत क्या है? कैसे समाज में एक बनता है। जब समाज की परिकल्पना की गई तो एक-दूसरे को साथ प्रेम से रहने, तालमेल से रहने, सामंजस्य से रहने, खुद भी बढ़ें और सबको आगे बढ़ाएँ, ये परिकल्पना थी। ये नहीं थी कि उसका भी हथियाएँ, उसका भी हथियाएँ। तो हमारी तो जो संस्कृति है, सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति है।
तो ये सब फिल्में जो हैं वो अंदर से पैदा करती हैं। ये सिर्फ ये नहीं बता रही कि देखो ये हिंसा हुई थी, उस जब ये हिंसा देखने के बाद पीछे से बैक ऑफ द माइंड ये मैसेज भी आता है कि अब ना हो ऐसा। उसके लिए आप लोग मानसिक रूप से तैयार हो, अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें कि अब ऐसा ना हो। आपको लगता है कि इन सारी चीजों का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है, हाँ, असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। लोग एक-दूसरे से प्यार से मिलना शुरू होते हैं। बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो ये स्वीकारते हैं कि हाँ, इनके साथ गलत हुआ है, इन्हें आना चाहिए कश्मीर। मैं वहाँ ऐसे मुस्लिम भाइयों से भी मिली जिन्होंने खुद कहा कि हाँ, है कम, मानती हूँ कम है, लेकिन कहते हैं, दिल से कहते हैं कि हाँ, उन्हें आना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, उन्हें बसना चाहिए यहाँ। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपकी किताब मैंने पढ़ी और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी इस किताब को पढ़ें। बहुत ही कश्मीरी पंडितों का जो दर्द आपने अपने किरदारों के माध्यम से बताया है, वो बहुत ही दिल को रुला देता है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनमें आप भावुक हो जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपने खुद जब सुना लोगों से तो आप खुद ही भावुक हो गईं और आपने बिल्कुल उसी तरीके से अपनी किताब में भी उन्हें पिरोया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके मंच पर आकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी आपका, पूरी टीम का धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। शुक्रिया।